नमस्कार, मनी 9 के वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते यानी सोमवार से शुक्रवार की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत की बड़ी खबरों के बारे में बताते हैं। साथ ही ऐसी खबरों पर भी फोकस रहता है हमारा जहां पर कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ होता है। हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, इसके जरिए हम आपको ऐसी खबरें भी बताते हैं। चलिए, बीता हफ्ता जैसा भी रहा, जो खबरें आई हैं उसका जल्दी से एक वीकली राउंड अप आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। पहले कॉर्पोरेट से जुड़ी हुई सुर्खियां आपके सामने रखते हैं। इसमें पहला नाम है अदानी ग्रुप का। अदानी ग्रुप के लिए इस हफ्ते एक बड़ी राहत की खबर आई है। खबर ये आई है कि गौतम अदानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था, ऐसा अमेरिकी न्याय विभाग यानी कि डीओजी ने आधिकारिक तौर पर माना है। और ये पिछले हफ्ते यानी कि 4 जुलाई को उनकी ओर से जो एक रिपोर्ट दाखिल की गई थी उसमें ये माना गया है। उनका कहना था कि ये आरोप पत्र सिर्फ नाम खराब करने की एक कोशिश थी। आरोप पत्र में मुकदमे की कोई वास्तविक संभावना नजर नहीं आ रही थी। भारतीय अधिकारियों को भी कोई कार्रवाई योग्य कदाचार यानी कि मिसकंडक्ट नहीं मिला है और जो संबंधित सिक्योरिटीज हैं उसमें भी निवेशकों का एक भी पैसा नहीं डूबा है। तो ये अदानी ग्रुप के लिए बड़ी राहत की बात है। हमारी कुछ एक्सपर्ट से बातचीत हुई इस पूरे ग्रुप को लेकर। तो वरुण एन जोशी जी का मानना था कि आप अदानी एंटरप्राइजेस खरीदिए, इसमें आपको 3400 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। 3145 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। अदानी एनर्जी खरीदें, 1640 1670 तक के टारगेट दिख जाएंगे। 1480 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। और अदानी ग्रीन में अगर आप खरीदारी करें तो 1600 से 1650 के टारगेट है, स्टॉप लॉस 1500 रुपये का होगा। और अंशुल जैन जी का मानना है कि अदानी पोर्ट्स 2000 के जो टारगेट पहले दिए गए थे उसकी और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वहाँ पर आप फोकस करें। बल्कि ATGL और अदानी ग्रीन इन शेयरों से अगर आप दूर रहें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और पोजिशनल नज़रिया है तो आप अदानी पोर्ट्स, पावर, एंटरप्राइजेस और एनर्जी इसको खरीद सकते हैं, ऐसा SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी का मानना है। 6 जुलाई जिस दिन ये खबर आई उस दिन अदानी ग्रुप के शेयरों में मिला जुला रुझान रहा, लेकिन PSP प्रोजेक्ट्स ये सबसे ज़्यादा करीब 0.9% की मजबूती के साथ 1114 रुपये 60 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। फोर्टिस ग्रुप की ओडिशा में एंट्री हो गई है। ओडिशा के डियोन ग्रुप के साथ इस ग्रुप ने O&M यानी कि ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट किया है और इसके तहत कटक में 300 बेड का हॉस्पिटल ऑपरेट करने का एक एग्रीमेंट किया गया है। एग्रीमेंट से ग्रुप ने ओडिशा में ऑफिशियली देखा जाए तो कदम रख लिया है। अब एक्सपर्ट्स का मानना है, जिसमें SR वेल्थ के लोकेश सेठिया जी मानते हैं कि फोर्टिस हेल्थ केयर, नारायण हृदयालय, अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ, ये पूरे हेल्थ केयर स्पेस में उनको कंपनियां पसंद है। और पूरे पोर्टफोलियो में आप चाहें, अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप 10 से 15% का वेटेज इसी सेक्टर में रख सकते हैं। वरुण जोशी जी का मानना है कि उनको हेल्थ केयर स्पेस में एक तो किम्स और दूसरा नारायण हृदयालय यानी कि NH, ये 2 स्टॉक्स हैं जो कि काफ़ी पसंद आ रहे हैं। 6 जुलाई को जब ये खबर आई तो फोर्टिस हेल्थ केयर के शेयर में उतार चढ़ाव के बीच करीब आधा % ऊपर 980 रुपये 5 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत देखने को मिला। वारी एनर्जीज को सेबी से एक बड़ी छूट मिली है। प्रोमोटर फैमिली को ओपन ऑफर लाने से छूट मिली है। प्रोमोटर का हिस्सा फैमिली ट्रस्ट में ट्रांसफर करने से जुड़ा हुआ ये मामला है। एक्चुअली ये सक्सेशन प्लानिंग से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके तहत प्रोमोटर की जो हिस्सेदारी है वो फैमिली ट्रस्ट को ट्रांसफर की जा रही है। 44.88% डायरेक्ट हिस्सा है, 18.34% इनडायरेक्ट हिस्सा है जिसका ट्रांसफर होना है। और सेबी के नियम कहते हैं कि इसके तहत एक ओपन ऑफर आना चाहिए, लेकिन प्रोमोटर चिमनलाल त्रिभुवन दास दोषी जी अपना जब हिस्सा ट्रांसफर करेंगे तो उनको ओपन ऑफर से एग्जेम्पशन यानी कि छूट मिल गई है। इस खबर का इंपैक्ट हमने 6 जुलाई को देखा। उस दिन वारी एनर्जीज के शेयर में शुरुआती गिरावट के बाद रिकवरी आई और आधा % से ज्यादा की मजबूती लेकर यह शेयर 2876 रुपये 20 पैसे के स्तर पर जाकर सेटल हुआ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA से मंजूरी मांगने जा रही है। प्रूडेंशियल जो कि इनके प्रमोटर हैं उनको प्रमोटर से डी क्लासीफाई करने की मांग रखी जाएगी। प्रमोटर से निवेशक के रूप में इनको क्लासीफाई करने की जो मांग है वो रखी जाएगी। और माना जा रहा है कि प्रूडेंशियल इस कंपनी में जो 22% हिस्सा है उसको रिटेन करना चाहती है और इस प्रोसेस के बाद कंपनी अपना नाम जो कि ICICI प्रूडेंशियल लाइफ है उससे बदलकर ICICI लाइफ कर लेगी। इस खबर का इंपैक्ट हमने 6 जुलाई को देखा। उस दिन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के शेयर में शुरुआती कमजोरी रही, फिर रिकवरी हुई और दोबारा गिरावट के बाद ये शेयर फ्लैट 485 रुपये 10 पैसे के भाव पर सेटल हुआ। ओला इलेक्ट्रिक के लिए एक और नई आफत आ गई है। ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है उसके खिलाफ NCLT में याचिका दाखिल हो गई है। 2 ऑपरेशनल क्रेडिटर्स की सब्सिडरी के खिलाफ याचिका आई है और दोनों सप्लायर्स की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की जो मांग है वो निकल के सामने आई है। एक कंपनी है स्टर्लिंग ई मोबिलिटी, इनका 29.8 करोड़ रुपए का बकाया है और दूसरा एनावोल्व
मैंडो ई मोबिलिटी, इनका जो 10.8 करोड़ रुपए का बकाया है, दोनों का मिला के देखा जाए तो 40.60 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसका दावा इन दोनों कंपनियों ने किया है। और इनका कहना है कि ईवी कंपोनेंट्स का भुगतान समय पर नहीं किया गया है। 7 जुलाई को इस खबर के चलते ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में पहले हाफ में गिरावट थी, पर बाद में रिकवरी हुई और शेयर एकदम फ्लैट 42 रुपए 40 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा। टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स के मर्जर को लेकर इस हफ्ते बड़ा अपडेट आया। इनफैक्ट दो खबरें थी। पहली ये कि एनसीएलटी की अहमदाबाद बेंच से इनको मंजूरी मिल गई है जेबी केमिकल एंड फार्मा के साथ जो इनका मर्जर होना है, क्योंकि उन्होंने एक्विजिशन कर लिया था, उसके तहत एनसीएलटी से इनको अप्रूवल आ गया है। इसका असर हमने 7 जुलाई को देखा। उस दिन टोरेंट फार्मा के शेयर ने नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 0.25% ऊपर 4,856 रुपये 70 पैसे पर उस दिन शेयर में कारोबार की जो क्लोजिंग है वो हमने बनती हुई दिखी। 8 जुलाई को खबर थी कि 7 जुलाई को एनसीएलटी से जेबी कैम के साथ मर्जर को मंजूरी मिलने के बाद अब 17 जुलाई मर्जर की रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है। जेबी केमिकल के 100 शेयरों के बदले में 51 शेयर मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि इस मर्जर के लिए जो स्वैप रेशो है वो तय किया गया है। 8 जुलाई को टोरेंट फार्मा के शेयर ने फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ और करीब 1.4% ऊपर 4,866 रुपये 40 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगला नाम है वरुण बेवरेजेस का, जिसने एक बड़ा अधिग्रहण किया है। देवयानी फूड इंडस्ट्रीज केनिया के साथ इन्होंने बीटीए यानी कि बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट किया है, जिसके तहत डेयरी बेवरेजेस, जूस और पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बिजनेस का अधिग्रहण किया जाएगा। $32 मिलियन इंडियन करेंसी में देखें तो 305 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जिसमें यह सौदा तय होता हुआ दिखा है। सब्सिडरी वीबीएल इंडस्ट्रीज केनिया के जरिए यह करार किया गया है। यह अधिग्रहण पूरा 1 अगस्त तक होने की उम्मीद लगाई जा रही है और इस अधिग्रहण से केनिया में इस कंपनी की जो मौजूदगी है वो और मजबूत होने की यहाँ पर बातचीत सामने आ रही है। 7 जुलाई को वरुण बेवरेजेस के शेयर में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.25% नीचे 484 रुपये 25 पैसे के दाम पर हुई। कोचिन शिपयार्ड, ये अगला नाम है। कोचिन शिपयार्ड के ओएफएस को इस हफ्ते अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। सरकार ने 5% हिस्सा बेचने के लिए इस हफ्ते ओएफएस लॉन्च किया था, जिसमें 2.52% हिस्से का बेस ऑफर था और इतने ही हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन भी था। ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो उस स्थिति में ग्रीन शू ऑप्शन लागू किया जाएगा। सरकार ने उस समय कहा था। फ्लोर प्राइस 1400 रुपये प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय के भाव से करीब 7.25% के डिस्काउंट पर था। 7 जुलाई को नॉन रिटेल निवेशकों के लिए इसका ओएफएस का हिस्सा खुला था और उस दिन कोचिन शिपयार्ड के शेयर में, क्योंकि डिस्काउंट पर था ओएफएस का प्राइस, तो 4% की गिरावट के साथ ये शेयर 1445 रुपये 70 पैसे पर डे लो के करीब जाकर बंद होता हुआ नजर आया। 8 जुलाई यानी अगले दिन खबर थी कि सरकार ने जो 2.5% हिस्से का ग्रीन शू ऑप्शन है उसको एक्साइज करने का ऑप्शन चुना है। दरअसल नॉन रिटेल निवेशकों के हिस्से को मजबूत रिस्पांस मिला, जिसके बाद ये फैसला लिया गया। आपको बता दें ओएफएस में नॉन रिटेल निवेशकों का हिस्सा 3.5 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था। हालांकि रिटेल निवेशकों से ठंडा रिस्पॉन्स था, 0.09 टाइम्स ही उनका हिस्सा भर पाया था। बीएनके सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी मानते हैं कि ओएफएस में या फिर खुले बाजार में आप धीरे धीरे इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। तो ओएफएस का ऑप्शन तो अब बंद हो चुका है, धीरे धीरे आप चाहें तो खुले बाजार से इसको खरीद सकते हैं, ऐसा बीएनके सिक्योरिटीज का मानना है। तो 8 जुलाई को कोचिन शिपयार्ड के शेयर में दूसरे दिन करीब 3% की गिरावट के साथ 1404 रुपये 10 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जेन टेक्नोलॉजीज ने एक बड़ा माइलस्टोन हासिल किया है। इनकी एक सब्सिडरी है वेक्टर टेक्निक्स के नाम से, जिसने एक अपडेट जारी किया है। इसके मुताबिक भारत की ये सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई है। इनकी सालाना मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़कर 3 लाख यूनिट पर पहुंच गई है और कंपनी कोई भी पार्ट्स चीन से इंपोर्ट नहीं कर रही है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है। अंशुल जैन जी मानते हैं कि स्टॉक में 2000 तक के टारगेट आ सकते हैं। 1730 का टारगेट स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। 7 जुलाई को इस खबर का इंपैक्ट हमने देखा। उस दिन जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में % के आसपास की बढ़त के साथ 1863 रुपये 40 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स ने एक बड़ा अधिग्रहण किया है। बोर्ड ने 3,322 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए पहले तो मंजूरी दे दी। ये प्रेफरेंशियल इशू और वारंट्स के जरिए रकम जुटाई जाएगी। ये खबर आई थी 7 जुलाई को। उस दिन अपोलो माइक्रो के शेयर में 5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 401 रुपये 35 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हमने देखी। और 8 जुलाई को खबर थी कि 10 जुलाई को खबर थी कि प्रेमियर एक्सप्लोजिव्स के प्रमोटर्स के साथ इन्होंने एक शेयर परचेज एग्रीमेंट यानी कि SPA साइन किया है।
जिसके तहत प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स में 41.33% स्टेक इस कंपनी की ओर से खरीदा जाएगा 1550 करोड़ रुपए की रकम में। इस खबर का इंपैक्ट इस तरह से हुआ कि 10 जुलाई को अपोलो माइक्रो के शेयर ने शुरुआती कुछ मिनटों में 418 रुपये 20 पैसे का हाई छुआ, लेकिन क्लोजिंग करीब 2.5% ऊपर 408 रुपये 85 पैसे के स्तर पर हुई। वहीं प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स के शेयर की जहां तक बात है तो इसमें करीब 4% की गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग डे लो के आसपास बनती हुई दिखी। स्विगी ये अगला नाम है। शेयर होल्डिंग के अपडेट से इस हफ्ते ये शेयर झूमता हुआ नजर आया। 6 जुलाई को खबर आई थी कि विदेशी निवेशकों का हिस्सा इस कंपनी में घटकर 50% के नीचे आ गया, 49.76% हो गया और घरेलू हिस्सेदारी बढ़कर 50.24% पर पहुंच गई है। इस तरह IOCC के रूप में इस कंपनी को क्वालिफाई करने में एक नया कदम बनता हुआ दिखा है। IOCC यानी कि इंडियन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड कंपनी, यानी कि घरेलू कंपनी है ये, और इस तरह MSCI के इंडेक्स में वेटेज बढ़ने की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है इस अपडेट के बाद। 7 जुलाई को इस खबर के चलते कि विदेशी हिस्सेदारी 50% के नीचे आ गई है, उस दिन स्विगी के शेयर में 7% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 266 रुपये 27 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग बनती हुई दिखी। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज ये अगला नाम है जिसने अपना QIP इशू खोला है और 8 जुलाई को 500 करोड़ रुपए की रकम जुटाने के लिए QIP इशू लॉन्च किया गया था। इसका फ्लोर प्राइस 835 रुपये 86 पैसे प्रति शेयर तय किया गया था, जो कि उस समय के मौजूदा भाव से करीब 0.5% के केवल डिस्काउंट पर था। BNK सिक्योरिटीज का मानना है कि अगर आप इस शेयर को होल्ड करते हैं तो 860 से 940 रुपये तक के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। QIP खबर के चलते 8 जुलाई को आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज के शेयर में करीब 2.5% की बढ़त के साथ 860 रुपये के आसपास कारोबार की क्लोजिंग बनती हुई दिखी। ऑर्किड फार्मा ने इस हफ्ते एक करार किया और इस करार के बाद शेयर में जबरदस्त एक्शन बनता हुआ दिखा। रूस की फार्मा सिंटेस के साथ इन्होंने एक लाइसेंसिंग करार किया है। एक्सब्लीफेप नाम की एक दवा है जिसकी बिक्री के लिए लाइसेंसिंग करार किया गया है और माना जा रहा है कि इस करार के तहत इस बिक्री से 10 साल में इस कंपनी को 1694 करोड़ रुपए की आय होने का अनुमान है। BNK सिक्योरिटीज का मानना है कि शेयर में 1110 रुपये से 1300 रुपये तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, इतने टारगेट्स आने की संभावना है। और अंशुल जैन जी का भी मानना है कि यह शेयर 1287 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। इस खबर के चलते 8 जुलाई को ऑर्किड फार्मा के शेयर में 8% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 1002 रुपये 25 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि दिन के दौरान शेयर 10% से ज़्यादा भी उछल गया था। PCJ यानी PC ज्वेलर ये कर्ज मुक्त होने के ट्रैक पर कंपनी काफ़ी आगे बढ़ रही है। 2 कंसोर्टियम बैंकों को इस कंपनी ने बकाया भुगतान कर दिया है और Q2 FY27 यानी कि मौजूदा तिमाही में ही ये कंपनी कर्ज मुक्त होने पर कामकाज कर रही है। आपको बता दें कि 30 सितंबर 2024 को इस कंपनी का 14 कंसोर्टियम बैंकों के साथ एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था, जिसके तहत ये 2 बैंकों की जो रकम है वो ऑलरेडी कंपनी की ओर से लौटा दी गई है। अब अंशुल जैन जी का मानना है कि 10.5 से 11 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग हो जाती है तो इस शेयर में 16 रुपये तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। 8 जुलाई को ये खबर आई थी और उस दिन PC ज्वेलर के शेयर में करीब 2.25% की बढ़त के साथ 9 रुपये 62 पैसे पर समाप्ति देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान शेयर में अच्छा खासा उछाल भी देखने को मिला था। साउथ इंडियन बैंक को अपना नया MD एंड CEO मिल गया है। MD एंड CEO की नियुक्ति के लिए इनको RBI से मंजूरी मिल गई है, जो कि बैंकिंग रेगुलेटर है। महेश मुरलीधर पई वो MD एंड CEO पद पर नियुक्त किए गए हैं। 41 रुपये 65 पैसे बने रहने तक अंशुल जैन जी का मानना है कि कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि 8 जुलाई को जब ये खबर आई थी तो उस दिन साउथ इंडियन बैंक के शेयर में 8% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 43 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, क्योंकि इससे पहले 4 दिन से लगातार शेयर में मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा था। उनो मिंडा ये अगला नाम है। 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सीटिंग सिस्टम्स में इस कंपनी की एंट्री हुई है। नया प्लांट लगाने पर यह कंपनी 320 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। जेवी कंपनी उनो मिंडा टैची एस सीटिंग यानी UMTS के जरिए ये जो पूरा नया प्रोजेक्ट है वो डेवलप किया जाएगा। ये जापान की कंपनी है टैची एस, जिसके साथ ये कंपनी जेवी कर रही है और इसमें कंपनी का 51% हिस्सा होगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में ये निवेश होता हुआ नजर आएगा जेवी के तहत, और इसका इम्पैक्ट हमने 8 जुलाई को देखा शेयर में। उस दिन इंट्राडे में बड़ा उछाल देखने को मिला शेयर में, हालांकि शेयर ऊपरी स्तरों से हल्का हुआ, टिक नहीं पाया और करीब 1/4% ऊपर ही 1131 रुपये 90 पैसे के स्तर पर जाकर बंद होता हुआ दिखा।
डायबिटीज़ और वेट लॉस की दवा में देरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर रेड्डीज की ओर से एक अपडेट आया। इनकी एक जेनरिक दवा है सेमाग्लूटाइड, जिसकी सप्लाई में देरी होगी, ऐसा कंपनी की ओर से अपडेट आता हुआ दिखा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कतों के चलते जो सप्लाई है वो टलती हुई दिखी है। और कंपनी ने कहा है कि अब नवंबर में दोबारा शिपमेंट्स शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ बैच तय मानकों यानी कि स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं पाए गए हैं, जिसके कारण ये देरी होती हुई नजर आई और उसका इम्पैक्ट हमने शेयर में गिरावट के रूप में देखा। लेकिन अंशुल जैन जी का मानना है कि जब तक ये शेयर 1183 के ऊपर टिका हुआ है, तब तक आप धीरे धीरे स्टॉक में कोई गिरावट भी हो जाए तो भी खरीदारी करके चल सकते हैं। 9 जुलाई को जब ये खबर आई तो डॉक्टर रेड्डीज के शेयर में उस दिन करीब 6% की गिरावट के साथ 1269.50 के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने बीती तिमाही में बड़ी क्षमता जोड़ी है। अप्रैल से लेकर अब तक इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि 1081 मेगावाट की रीन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी गई है, जिसमें 442 मेगावाट सोलर, 108 मेगावाट की विंड पावर क्षमता जोड़ी गई है, 381 मेगावाट इसमें हाइब्रिड है और 150 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट्स कंपनी की ओर से शुरू किए गए हैं, जिसके बाद इस कंपनी की जो कुल जनरेशन क्षमता है वो बढ़कर 14,500 मेगावाट के भी पार पहुंचती हुई दिखी है। वरुण एन जोशी जी का मानना है कि आप 540 के आसपास इसको खरीदे। जब हमारी इनसे बात हुई थी, टारगेट पहला 590, फिर 620 और इवेंचुअल टारगेट 700 रुपए तक का हो सकता है। 525 रुपए का आपको स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा के चलना है। 9 जुलाई को जेएसडब्ल्यू एनर्जी के शेयर में शुरुआत अच्छी हुई, लेकिन क्लोजिंग करीब 0.25% नीचे 533 रुपए 45 पैसे के स्तर पर हुई। हेवल्स इंडिया ने BESS सेगमेंट में एंट्री कर ली है। एक स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के जरिए कंपनी ने ये एंट्री की है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में। पिक्सी AS नाम की एक नॉर्वे की कंपनी है, जिसके साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक साझेदारी की है और ये नॉर्वे की जो कंपनी है ये एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी कंपनी है पिक्सी नाम की, जिसके साथ इन्होंने ये करार किया है। अंशुल जैन जी का मानना है कि 1218 के ऊपर अगर ये शेयर टिकता है तो इसमें 1300 रुपये तक जाने का भी दमखम है। 10 जुलाई को हेवल्स इंडिया के शेयर ने इस खबर के दम पर 1211 रुपये 70 पैसे तक का हाई छुआ, लेकिन बाद में शेयर फिसल गया और लाल निशान में जाकर करीब 1/4% नीचे सेटल होता हुआ दिखा। लंबे इंतजार के बाद सरकार से डिक्सन टेक को एक अप्रूवल मिला है। कंपनी ने वीवो के साथ जेवी करने के लिए एक एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि सरकार से इनको अप्रूवल आ गया है। भारत में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के विस्तार यानी कि एक्सपेंशन के लिए करार किया गया। इस जेवी में कंपनी का 51% और वीवो का 49% स्टेक होगा, जिसमें वीवो के स्मार्टफोन्स के अलावा जो अन्य ब्रांड्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो भी कंपनी की ओर से बनाए जाएंगे और डील अगले 1 साल के अंदर पूरी होने का अनुमान है। इस स्टॉक को लेकर महेश ओझा जी का मानना है कि अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप जरूर इस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं। राजेश शर्मा जी का मानना है कि शेयर के बजाय अगर आप केन्स टेक्नोलॉजीज को खरीदे तो 4000 रुपये तक के आपको टारगेट मिल जाएंगे। 2990 रुपये का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 10 जुलाई को डिक्सन टेक के शेयर ने खुलने के बाद शुरुआती कुछ मिनटों में 14,030 रुपये का हाई छुआ, लेकिन बाद में इस शेयर में मुनाफा वसूली हावी होगी। करीब आधा % नीचे 13,421 रुपये के स्तर पर यह करीब आधा % की गिरावट लेकर बंद होता हुआ दिखा। चलिए बात करते हैं प्राइमरी मार्केट की। इस हफ्ते शेयर बाजार में 2 नई कंपनियों ने दस्तक दी है। इसमें जो पहला नाम है वो है आस्था स्पिनटेक्स का। अनुमान से इस कंपनी की लिस्टिंग कमज़ोर रही है, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा था कि अच्छी लिस्टिंग होगी, लेकिन NSE पर ये 130 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 4.5% के डिस्काउंट पर 136 रुपये का इशू प्राइस था और ग्रे मार्केट मान रहा था कि 4 रुपये ऊपर 140 रुपये पर इसकी लिस्टिंग हो सकती है। करीब 4.5 गुना के आसपास ये IPO सब्सक्राइब हुआ था, जिसके जरिए इन्होंने 170 करोड़ रुपये की रकम जुटाई है, जो कि पूरी तरह से फ्रेश इशू था। और वरुण एन जोशी जी का मानना है कि कमज़ोर लिस्टिंग के बाद अगर आपके पास अलॉटमेंट है, शेयर मिले हैं, तो आपको इस शेयर से निकल जाना चाहिए। 6 जुलाई को कमज़ोर लिस्टिंग के बाद शेयर में रिकवरी आई और शेयर 136 रुपये 49 पैसे के स्तर पर इशू प्राइस से हल्की बढ़त के साथ बंद होता हुआ नजर आया। दूसरा नाम है नैक पैकेजिंग का, जिसकी लिस्टिंग अच्छी रही है और NSE पर यह शेयर 188 रुपये के भाव पर लिस्ट हुआ। इशू प्राइस से करीब 10.5% के प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। 170 रुपये का इशू प्राइस था इसका और ग्रे मार्केट मानना था कि प्रीमियम पर लिस्टिंग होगी 179 रुपये पर, उसके भी ऊपर जाकर लिस्टिंग हुई, क्योंकि 83 गुना से ज़्यादा ये इशू भरा था, जिसके जरिए कंपनी ने 439.50 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। फ्रेश इशू था 380 करोड़ रुपए का और OFS का पार्ट था करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास का। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है तो BNK सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च रचित खंडेलवाल जी का मानना है कि आप इसको रखें, वेट करें और चाहें तो इसमें नई खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 8 जुलाई को लिस्टिंग के बाद 192 रुपये का हाई लगा, 180 रुपये 33 पैसे का लो भी छुआ इसने और इशू प्राइस से करीब 7.5% ऊपर 182 रुपये 98 पैसे पर इस शेयर में जाकर हमने क्लोजिंग बनती हुई देखी।
चलिए, तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी तमाम बड़ी सुर्खियां। अब रुख करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। हमारा खास सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, ऑन द रडार, अब उसका रुख कर लेते हैं। और इस सेगमेंट में जो पहला नाम है वो है वेदांता ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी वेदांता ऑयल एंड गैस का। इस कंपनी की जहाँ तक बात है तो दिल्ली हाईकोर्ट ने इस कंपनी को एक बड़ी राहत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने वेदांता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आर्बिट्रेशन अवार्ड लागू करने की मंजूरी भी दी गई है और कंपनी को 950 करोड़ रुपए मिलने का रास्ता साफ होता हुआ दिखा है। यही नहीं, बैंक गारंटी रिलीज करने का भी आदेश हाईकोर्ट की ओर से आता हुआ दिखा है। कोर्ट ने सरकार की जो आपत्तियां हैं उनको खारिज कर दिया है। ये मामला है 2014-15 का, जिसमें जो इनकी रवा ऑयल एंड गैस फील्ड है उसका जो प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट था उससे जुड़ा हुआ विवाद था। सरकार और वेदांता के रूप में, जो उस समय केन इंडिया के रूप में ऑपरेट करती थी ये एसेट, उनके बीच में कॉस्ट रिकवरी को लेकर बड़ा विवाद था। सरकार ने कुछ खर्चों को कॉस्ट रिकवरी में मानने से इनकार कर दिया था, लेकिन कंपनी का दावा था कि ये सारे खर्चे पीएससी यानी कि प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट के तहत पूरी तरह से वैध थे। विवाद बढ़ने के बाद ये मामला आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया और अब ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के पास आया था, जिन्होंने फैसला वेदांता के पक्ष में सुनाया है। इस खबर के चलते 9 जुलाई को वेदांता ऑयल एंड गैस के शेयर में करीब 4% की मजबूती के साथ 37 रुपये 93 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। चलिए, इसी के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही। खबरों के सिलसिले को हम यहीं पे विराम देते हैं, पर अगले शनिवार को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और विदा लेने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपको हमारा इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय तो शेयर करनी है, साथ ही अपने दोस्तों को, सहयोगियों को और रिश्तेदारों को भी इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार, हैप्पी वीकेंड।